बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं खूबसूरत दुआ के साथ। ज़ाहिर है मेरी और आपकी फेवरेट रब्बे ज़िदनी इल्मा। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स फाइलम एकाइनोडर्मेटा। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। हस्बैत आपको बोलूँगा क्या ज़ूलॉजिस्ट्स, बिकॉज वी आर स्टडिंग ज़ूलॉजी नाउअडेज़। और हम आप जानते हैं कि हम आज फाइलम पढ़ने वाले हैं एकाइनोडर्मेटा। और हस्बे आदत मैंने कोशिश ये की है कि आपके इस पूरे जर्नी में, इस पूरे सफ़र में एक हार्मनी इन द टर्म्स ऑफ नॉलेज, फ्लो ऑफ नॉलेज वो आपके साथ रहे। और इस पर्टिकुलर केस में आपकी बुक में जो इंफॉर्मेशन थी इट वाज क्वाइट विविड, उसमें कोई तरतीब नहीं थी, सिमेट्री नहीं थी। तो उस पर्पज़ के लिए मैंने उसी सिमेट्री को फॉलो किया है जो मैंने बाकी 8 फाइला में रखी है, राइट। सो हम उसी सिमेट्री, उसी तरतीब को फॉलो करते हुए अपने लेक्चर को बिल्ड करेंगे। और लेट्स मूव टू द टॉपिक। हस्बे आदम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डायग्नोस्टिक फीचर, यानी ये कौन सी ऐसा फीचर है कि जिसको बुनियाद बना के हम इन मेंबर्स को एक ग्रुप में प्लेस कर सकते हैं। तो आंसर इज व्हेनेवर वी से द वर्ड एकाइनो, तो एकाइनो का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्पाइंस, कांटे। और बहुत दफा आपसे जिक्र हुआ डर्माटोलॉजिस्ट क्या होता है, दैट स्टडी स्किन। तो इस लिहाज से एकाइनोडर्म यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म कि जिनकी स्किन पे स्पाइंस होते हैं या कांटे होते हैं, हम उन्हें क्या बोलेंगे, एकाइनोडर्म्स। बाज़ औक़ात ये कांटे बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो जाते हैं और बाज़ औक़ात ये वाले कांटे बहुत सॉफ्ट भी हो सकते हैं, बट दे हैव गॉट द स्पाइंस ऑन देयर स्किन। तो इट इज़ द ओनली यूनिफाइंग कैरेक्टर इन द मेंबर्स ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा। अगर आप चीज़ों को लॉजिकल बेसिस पे याद रखेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी का, आपकी मेमोरी का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएंगी। सो बजाय इसे का रट्टा लगाए, आप टर्म को सीखिए। एकाइनो मीन्स स्पाइनी और डर्म का मतलब होता है स्किन, तो ये कहलाएंगे एकाइनोडर्मेट्स। अब अगर मैं इसकी आपसे बात करूं टेक्सोनॉमी की, तो टेक्सोनॉमी का मतलब ये है कि हम इनकी क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो हमें अब तक इनकी 5000 स्पीशीज नोन हैं, राइट। तो जो बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि वी नो अबाउट 5000 स्पीशीज, लेकिन दिस पर्टिकुलर नंबर इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये 5000 का नंबर स्टैटिक हो गया है, ये नंबर डेफिनेटली इंक्रीज कर गया है। और मुमकिन है जब आज हम बात कर रहे हैं तो इसका नंबर और इंक्रीज हो चुका हो ऑलरेडी। अगर मैं इसकी टेक्सोनॉमिक पोजीशन की बात करूं तो ये वाले ऑर्गेनिज्म हमारे कॉर्डेट्स के बहुत पास है, राइट। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने एवोल्यूशनरी कैस्केड में, एवोल्यूशन की लड़ी में हमने इन्हें इनवर्टिब्रेट्स के टॉप पे रखा हुआ है। बात समझ आई। सो दे आर एट द टॉप ऑफ व्हाट, इनवर्टिब्रेट्स। अब ऐसा क्यों किया हुआ है, ऐसी क्या क्या रीजंस हैं, इसके लिए हम इस चैप्टर के एंड पे प्रॉपर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन के व्हाई वी आर गोइंग टू प्लेस देम वेरी क्लोज टू कॉर्डेट्स एंड व्हाई बीइंग वेरी सिंपल स्टिल दे आर ऑक्यूपाइंग दिस पोजीशन, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ हस्बे आदम क्या करेंगे कि हम एवोल्यूशनरी स्टेटस और इसके ओरिजिन की बात करेंगे। तो अगर मैं आप लोगों से इसके ओरिजिन की बात करूं तो फिर वही बात है कि हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव में स्टडी करते हैं तो हमें ये वाला ऑर्गेनिज्म डिफरेंट जगहों पे फिट होता हुआ नजर आता है, लेकिन वही बात है कि ओरिजिन के बारे में हाउएवर कुछ बातें हमें पता है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। कि नंबर 1, अगर मैं इसकी सेलुलरिटी की बात करूं तो यस दे आर ट्रू मल्टीसेलुलर, ये बिल्कुल ट्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, right. And if you look at the zoa, so they are eumetazoans, and if you look at their symmetry, तो आपने
बात को बहुत गौर से सुनना है कि जब आप इन ऑर्गेनिजम्स को इनकी मेच्योर स्टेट में देखते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर लुकिंग एट सन स्टार और स्टारफिश और ब्रिटल स्टार और सी कुकम्बर और सी अर्चन, तो आपको ये महसूस होता है कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, रेडियली सिमेट्रिकल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, राइट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने इस ऑर्गेनिज्म को देखना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट। तो जब आप इसे डेवलपमेंट में देखते हो तो आपको पता चलता है कि इनके जो लार्वी हैं दे आर बेसिकली व्हाट, बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो हम लिखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स आर बायलैटरल इन सिमेट्री। However, it is important to note कि however they lost their bilateral symmetry secondarily and they appear as what, radially symmetrical। अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ लेयर्स की, तो dear students, these organisms are definitely triploblastic and you know meaning of triploblastic, ectoderm, mesoderm, endoderm at the time of what, of course developmental stage। And if you look at the coelom, so these organisms are basically true coelomates. These organisms are what? True coelomates. True coelomates, right? And then I think कि आपको इस बात का पूरा इदराक है, पूरी परसेप्शन है आपको कि हम ट्रू सिलोमेट किसे कहते हैं। एंड नाउ वी वांट टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सिलोम। और आपको पता है सिलोम क्या होता है, जाहिर है एक बॉडी कैविटी है, और ये बात भी आपको याद है कि दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स नाउ दे आर ऑफशूट ऑफ द ट्रू सिलोमेट्स। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे कि दीज आर बेसिकली ट्रू सिलोमेट्स। अब अगली बात है कि अगर ये ट्रू सिलोमेट्स हैं तो फिर इनके अंदर जो टाइप ऑफ सिलोम है वो किस तरह का है। अगर आपको वही बात है पहले 2-3 लेक्चर याद हों तो आपको याद है कि हम लोगों ने बात की थी कि हमारी सिलोम 2 तरह की हो सकती है, वेदर इट इज, वही मैंने आपको याद करवाया था, शाइजोसिलस और स्किजोसिलस, और अदर वन वाज एंटेरोसिलस। और आपको पता है कि एंटेरोसिलस में जो सिलोम है ये आउट पाउचिंग ऑफ द किसबैठी गट से, तो इस लिहाज से इसकी जो सिलोम है इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज एंटेरोसिलस। तो आपने इस बात को जरूर अपने माइंड में जगह देनी है कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर basically have enterosilus coelom। And then if you look at the stomes mean mouth, so unlike previous phyla, these organisms means I'm talking about echinoderms, they are deuterostomes, means they are like us। और ये भी उन चंद वजूहात की you can say में से एक है कि जिसने हमें इस बात पे मजबूर कर दिया कि हम इन्हें क्या करें, अपने ग्रुप के बहुत क्लोज प्लेस करें। तो डिटेरोस्टोम का मतलब ये है कि इन ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के दौरान भी जो दूसरा पोर बना था इट वाज द माउथ, और जो पहला पोर था इट वाज बेसिकली व्हाट, द एनस। देयरफॉर वी लव टू से देम व्हाट, डिटेरोस्टोम्स। And now we want to move ahead or we want to see what is basically their habitats। So अगर आप इन ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो these organisms are exclusively marine। I want to see the color कि आप कौन सा कलर मुझे यूज करना चाहिए, तो I must use black। तो जहां तक ताल्लुक है इनके हैबिटेट का, तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, एक्सक्लूसिवली मेरीन। और अल्लाह ताला ने इनको ये एबिलिटी दी है कि ये नॉर्मली बॉटम डिवेलर हैं। वेन एवर वी यूज द टर्म बॉटम डिवेलर तो इसका मतलब ये है कि ये समंदर के कहाँ पे रहेंगे, बॉटम पे रहते हैं। डिवेलर रहने वाले, बॉटम डिवेलर बॉटम पे रहने वाले। सो दीज आर वेरी वेरी एक्सलेंट ऑर्गेनिजम्स। और अगर मैं वही बात है इनके साइज एंड शेप की बात करूंगा तो यूजुअली इनमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कम है, तो दे आर यूजुअली विजिबल, आमतौर पर ये विजिबल होते हैं। और अगर मैं इसकी शेप की बात करूंगा तो आई कैन फाइंड अ ह्यूज वेरिएशंस इन देयर यू कैन से साइज एंड शेप्स। और अगर मैं फॉर एग्जांपल शेप की बात करूं तो दे मे बी बिस्किट लाइक। और आपको पता है कि जब मैं बिस्किट की एग्जांपल दूंगा तो उसमें
जाहिर है आप लोग स्टारफिश की बात करोगे, आप लोग ब्रिटल स्टार की बात करोगे, आप लोग सन स्टार की बात करोगे फॉर एग्जांपल। सो दीज आर बेसिकली बिस्किट शेप। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी वैस की तरह से, तो उस वैस में आप लोगों को नजर आ सकता है क्या, फॉर एग्जांपल सी अर्चिन, और दे मे बी सिलेंड्रिकल, और उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज बेसिकली सी कुकम्बर। सो दीज आर different types of variations in their shapes. And now we want to move to next concept, और next concept ये है कि ये कहाँ से खाते पीते हैं और क्या खाते पीते हैं। तो आंसर इज कि these organisms are usually what carnivores, ये carnivores होते हैं, अपना शिकार करते हैं, और इस पर्पस के लिए अल्लाह ताला ने इसको क्या दिया हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का मसल सिस्टम। आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने फाइलम मोलस्का में शेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात की थी। पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी फ्रेश वाटर मजल की। इस पर्टिकुलर केस में these particular organisms, I am talking about echinoderms, they can generate a huge force that can overcome the force of adductor muscles of that very freshwater mussel and open up the two shells and ingest all the viscera, right? So they are basically carnivores, but not all of them, तो ये carnivores होते हैं। और अगर मैं इनकी बात करूं तो ये ऑर्गेनिज्म चूंकि बिस्किट शेप है तो दे हैव गॉट द टू एंड्स, और जब मैं इसके टू एंड्स की बात करूंगा तो इनमें से एक एंड कौन सा है, ओरल एंड्स। इसका एक एंड कौन सा है स्टूडेंट्स, दे हैव गॉट टू एंड्स। उनमें से एक एंड कौन सा है जो नीचे वाली साइड पर है, और आपको पता है कि नीचे वाली साइड को वेंट्रल बोलते हैं, और वेंट्रल साइड पे इसका माउथ भी है, लिहाजा मैं वेंट्रल साइड को ओरल एंड का नाम देता हूं। लेकिन वो साइड जो ऊपर है, ऊपर वाली साइड पर है, अपर साइड पे, हम उसे डोर्सल साइड बोलेंगे, और जो डोर्सल साइड पे एंड है उसे हम एक और नाम देते हैं व्हाट, एब ओरल एंड, राइट। ऑल्दो इट डोंट हैव दैट मच एक्सटेंसिव डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन इस छोटे से जर्नी में we have got all the kind of enzymes and the cells required to secrete digestive juices and carry out the process of what, absorption। ठीक है, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कैसा है, बेसिकली जाहिर है दो एंड है तो कैसा होगा, ट्यूब लाइक। एक बात आपने और याद रखनी है कि जब कभी भी हम लोग इंजेक्शन का काम कर रहे होंगे तो वी हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फेरिंग्स। तो बिल्कुल इनके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फेरिंग्स भी हो सकता है, और वो वाले ऑर्गेनिज्म जो कि शिकार नहीं करते हैं उनका जो फेरिंग्स है वो क्या होता है, इवर्सिबल, मीन्स वो बाहर निकल सकता है, जो अपना डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको चिपका सकता है और फिर अंदर वापस लेके भी जा सकता है। एंड नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन के एतबार से काफी कंट्रोवर्शियल है, और इनकी कंट्रोवर्शियलिटी में जो चीज बहुत ज्यादा मतलब फोकस करते हैं उसके ऊपर, वो है डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम की डेवलपमेंट के लिहाज से दे आर वेरी पैथेटिक, बहुत पुअर है, बहुत पीछे हैं। यानी कि अगर आप इनमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम फाइंड करना चाहे तो आपको वो भी नहीं मिलेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम फाइंड करना चाहे तो वो भी नहीं मिलेगा। मींस कि ये वाले सिस्टम्स डेफिनेटली हमारे कॉर्डेट्स के बहुत पास इवॉल्व नहीं है, और दे आर नॉट मच इवॉल्व्ड एज कंपेयर टू मॉलस्क्स और आर्थ्रोपोड्स। लेकिन बहरहाल जैसे मैंने बोला कि अगर इनकी ये कंट्रोवर्शियलिटी, तो हमारे पास बहुत ऐसे पॉइंट्स भी है जो हमें ये मजबूर करते हैं कि हम इन्हें कॉर्डेट्स के पास रखें। तो बात ये हो रही है कि अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो बोथ सिस्टम्स मींस रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन दे आर नॉट सो डेवलप्ड, ये तो डेवलप्ड है ही नहीं। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ कि अगर इनके पास रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन बहुत एडवांस नहीं है तो फिर इनके इस पर्टिकुलर डेफिशिएंसी को ओवरकम कैसे किया नेचर ने, तो बाय प्रोवाइडिंग एन अदर very important system that is comparable to our blood vessel system, and we call it as water canal system, or simply we can say it water vascular system। अब इस पर्टिकुलर वाटर कैनाल सिस्टम को अगर मैं देखूं तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है,
और इसकी जो शक्ल है टोटल या ओवरऑल, ये डिपेंड करती है ऑर्गेनिज्म की अपनी शक्ल के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों के सामने इस इमेज की बात करूं तो डेफिनेटली इट इज एन इमेज ऑफ स्टारफिश। अब हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की किस साइड को देख रहे हैं? डोर्सल साइड को। तो आपको नजर आता है कि इसके एनस के करीब, मीन इसकी एबोरल साइड पे, देयर इज एन ओपनिंग। लुक एट दिस, जो हाईलाइट हो रही है, ब्लिंक हो रही है, एंड दैट वेरी ओपनिंग इज कॉल्ड एज मैड्रीपोराइट। अब ये जो मैड्रीपोराइट है, इट मूव्स डाउनवर्ड और ये मूव करती है इनटू अ वर्टिकल कैनाल, एंड दैट वेरी कैनाल इज कॉल्ड एज स्टोन कैनाल। अब ये जो स्टोन कैनाल है, इट इज बेसिकली गोइंग टू सप्लाई वाटर to look at this blinking area is the circular area, and therefore we want to call it as what? A ring canal। और आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रिंग कैनाल से फिर अगर इसकी बाजू 5 है तो जाहिर है यहाँ से 5 कैनाल्स बाहर की तरफ निकल रही हैं, और आपको पता है जब भी कोई चीज बाहर निकल रही है हम उसे बोलते हैं रेडिएशन, रेडिएट आउट। तो देयरफॉर रिंग कैनाल के साथ एसोसिएटेड हैं व्हाट? रेडियल कैनाल्स। और फिर ये अगर हम इनमें से किसी एक बाजू को फोकस करें तो पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर रेडियल कैनाल से दोनों साइड पर निकलती हैं लेटरल कैनाल्स, और फाइनली इस लेटरल कैनाल के साथ अटैच होते हैं ट्यूब फीट। तो अब हम करेंगे क्या कि हम देखेंगे कि ये सिस्टम जो इतना कॉम्प्लेक्स है ये कर क्या रहा है। बेसिकली इट इज गोइंग टू एब्सॉर्ब डेफिनेटली व्हाट? ऑक्सीजन रिच वाटर, और ये जो ऑक्सीजन रिच वाटर है ये इसी पर्टिकुलर पाथ को, मींस मैड्रीपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल एंड देन रेडियल कैनाल, एंड देन लेटरल कैनाल यहाँ से होता हुआ बॉडी में से बाहर निकल जाएगा। तो इस लंबे से जर्नी में, जो कि इस पर्टिकुलर सिस्टम को आप देख रहे हैं कि पूरी बॉडी को इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो इस पूरी जर्नी में ये ऑलमोस्ट बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन रिच वाटर के थ्रू क्या प्रोवाइड कर रहा है? ऑक्सीजन। प्लस आपको ये बात भी पता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रह रहा है और सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मिल रहा है तो फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांस किस्म का एक्सक्रीटरी साइकिल या सिस्टम रखने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज प्लेंटी फुल वाटर इज कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो अगर ये वाले ऑर्गेनिज्म अमोनिया को ही डायरेक्ट पानी में डाल दें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो देयरफॉर दीज ऑर्गेनिजम्स दे डोंट हैव एनी डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, रादर it is compensated by the very much advanced canal, water canal system that is going to provide oxygen and going to release ammonia with it. So therefore we can call them as ammonotelics. So next concept मेरे पास क्या हमारे स्टूडेंट्स? स्केलेटन एंड लोकोमोशन। स्केलेटन की बात करेंगे तो आपको दो बातें याद रखनी है कि नंबर 1, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सबसे बाहर वाली कोटिंग है हम उसे क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, राइट? या हम इसे क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म। और उसके नीचे वाली को क्या बोलेंगे सर? मेसोडर्म। अगर कोई स्केलेटन सबसे बाहर पाया जा रहा हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? जाहिर है इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा। आपने मेरी बात को जरा गौर से सुनना है। इस वाले केस में जितने भी स्पाइन्स बन रहे हैं, जितने भी कांटे बन रहे हैं, बेसिकली देयर ओरिजिन इज, लुक एट दिस इमेज, इट इज बेसिकली मेसोडर्मल इन ओरिजिन। और फिर से जो बनने वाली ये प्लेट्स है कैलकेरियस या जैसी भी सॉफ्ट या हार्ड, ये वाली प्लेट्स बेसिकली हमारी एक्टोडर्म को फाड़ती हुई बाहर निकल आती, राइट? देयरफॉर हम इसको क्या बोल रहे हैं? इट इज नॉट एन एक्सोस्केलेटन, इट इज अ एंडोस्केलेटन। अब मैंने आपको रीजन बताया कि व्हाई वी वांट टू से इट एंडोस्केलेटन, बिकॉज इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तो हर वो स्केलेटन जो मेसोडर्म से बनेगा उसे हम क्या कंसीडर करेंगे? एंडोस्केलेटन, राइट? सो एंडोस्केलेटन के सेल्स मेसोडर्म से बने हुए हैं, और नंबर 2 ये हमारे एक्टोडर्म को फाड़ के बाहर निकले हुए हैं। तो ये है बेसिकली इसका स्केलेटन। और अगर हम बात करते हैं इसकी लोकोमोशन की, तो इसकी लोकोमोशन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूजफुल है वो क्या है हमारे स्टूडेंट्स? उसे हम बोलते हैं ट्यूब फीट। और ये जो मैंने अभी जिक्र किया था आप लोगों से वाटर कैनाल सिस्टम का, तो आपको याद होगा मैंने बोला था कि हमारी आर्म्स के अंदर प्रेजेंट रेडियल कैनाल से डेवलप होती हैं क्या? लेटरल कैनाल्स। लुक एट दिस इमेज। और इस लेटरल कैनाल के साथ ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच है, और इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो दे हैव गॉट एन वेंट, बाहर जाने का रास्ता होता है, ठीक है? इस पर्टिकुलर ट्यूब फीट को मैं देखूं अगर फर्दर मैग्नीफाई करके तो पता चलेगा कि इसमें 2 किस्म के मसल्स हैं। वन ऑफ देम आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल, जो इस पर्टिकुलर सैक के साथ साथ अटैच होता है। क्या बोलूंगा? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। लेकिन दूसरे मसल्स कौन से हैं? सर्कुलर। यू नो
जब दो किस्म के मसल्स आपस में एक दूसरे की सपोर्ट में और एक दूसरे की अगेंस्ट काम करते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक मसल्स. So same is the case here. These longitudinal muscles and circular muscles, they work in antagonistic fashion, right? तो ये ट्यूब फीट को क्या करेंगे, किसी सबस्ट्रेटम पे, अपने शिकार पे, अपनी फूड पे या टू द स्टोन, किसी भी जगह के ऊपर इसको अटैच करने में हेल्प करते हैं और डिटैच करने में हेल्प करते हैं. लुक एट दिस मूवमेंट. इस ऑर्गेनिज्म में, इस वाले केस में इसकी पूरी बॉडी इट इज लिटरली क्रॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द बॉटम ऑफ द ओशन, इट इज ट्राइंग टू एक्सेस व्हाट इट्स प्रे. तो इस वाले केस में इसकी पूरी बॉडी की जो मसल्स हैं दे आर बेसिकली हेल्पिंग टू फ्लोट इन इट. लेकिन आप इस पर्टिकुलर इमेज में एक और स्टारफिश को देखें, दैट हैज बेसिकली कम आउट ऑफ द ओशन. लुक एट इट्स मैजेस्टी, how gracefully this particular starfish is showing or displaying its tube feet on the lower side. और आप देख रहे हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर ट्यूब फीट की मदद से ये अपने आप को जमीन से उठाए भी हुए है और कैसे ये अपने एक किस्म के पिवटिंग पॉइंट बना रही है अपने एक ट्यूब फीट को, और फिर पूरी की पूरी जो स्टारफिश है वो आगे की तरफ मूव कर रही है. सो दीज पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन आर कॉल्ड एज ट्यूब फीट that can be attached and detached from the surface. लेकिन सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं इस पर्टिकुलर फाइलम के, they are not motile. Few of them are also sessile. Whenever we use the term sessile, it means they are stationary, they are static. और उसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है ज़ाहिर है वो हमारे पास सी कुकम्बर है, राइट. सो ये है हमारी स्केलेटल लोकोमोशन के बारे में सारी डिटेल. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट थिंग पे, दैट इज कॉल्ड एज अगेन नर्वस सिस्टम. तो हमारा गिला यहाँ पे फिर वही है कि जनाब इतने लीस्ट डेवलप्ड नर्वस सिस्टम के साथ ये हमारे हमसाए क्यों. बहाल एक बात की डिबेट है, अगले लेक्चर में करेंगे. लेकिन हम कहना ये चाह रहे हैं कि इफ यू लुक एट द नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो वेरी पुअरली डेवलप्ड. ये भी बहुत ही पुअरली डेवलप्ड है और बड़ा पैथेटिक है इन द टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन. और अगली बात जो है वो मैंने आपसे ये करनी है हमारे स्टूडेंट्स कि इसकी एक डेफिनेटली नर्व रिंग है, दैन दैट वेरी नर्व रिंग और नर्वस रिंग इज बेसिकली लाइंग अराउंड व्हाट, फेरिंग्स. ठीक है, तो बस यही इसमें सबसे ज़्यादा सेंट्रल ये सेफलाइजेशन नज़र आती है. इसके अलावा इसके तो कोई बहुत ज़्यादा एडवांस नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है. और अब हम चलेंगे लास्ट चीज़ की तरफ, एंड लास्ट चीज़ इज नन अदर देन रिप्रोडक्शन. बहुत बार जिक्र हुआ आप लोगों से, रिप्रोडक्शन दो टाइप की हो सकती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल. तो पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो दीज ऑर्गेनिजम्स दे आर मार्वेलस. और इसकी ये जो एबिलिटी है कि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है और उसी वे से कर सकता है कि जिस वे से फाइलम प्लेटी के मेंबर भी करते हैं. और फिर ये उतना ही ज़्यादा लेस एडवांस है जितने के फाइलम प्लेटी के मेंबर एडवांस है. तो इसके जो इसको कंट्रोवर्शियल बनाने वाली चीज़ है वो यही है कि जब ये इतना डेवलप भी नहीं है और ये रिप्रोड्यूस भी वैसे ही कर सकता है, तो फिर इसको तो किसी प्लेटी के पास होना चाहिए था. बहरहाल बाद में डिस्कस करेंगे, वही बातें पूरा लेक्चर लेंगे इस बात के ऊपर भी. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो मेथड जो ये ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, वी कॉल इट एज रीजनरेशन. वी कॉल इट एज व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स, रीजनरेशन. ये भी डिस्कस हुआ था बहुत डिटेल के साथ जब हम लोगों ने खास तौर पे फाइलम प्लेटियलमंथिस के एक मेंबर एकाइनोडर्मेटा की बात की थी, याद है आप लोगों को. द सेम इज द केस हियर. अब इस वाले केस में क्या हुआ कि वी हैव गॉट द 5 लिम्स. अगर मैं क्या करूं कि मैं स्टारफिश के किसी खास पॉइंट से आगे, इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर मैं इसकी डिस्क को डैमेज करूंगा तो फिर ये प्रोसेस नहीं होगा. अगर मैं इसके सारे के सारे 5 जो से लिम्स कट कर दूं और डिस्क सेपरेट कर दूं तो फिर इससे 6 स्टारफिशेस जनरेट हो सकती हैं, राइट. इसका मतलब ये है कि देयर आर टू मेनी नंबर ऑफ न्यूब्लास्ट्स, those are distributed in the body. It is very common feature to the less developed organism like platyhelminthes and annelids and nematodes. Therefore जो इसके काउंटर आर्गुअर हैं वो कहते हैं कि ये वाली एबिलिटी तो उनके पास है, लिहाजा इस पुअरली डेवलप्ड सिस्टम्स के मालिक ऑर्गेनिजम्स को कहीं वहां प्लेस करना चाहिए, इसे कोऑर्डिनेट के पास नहीं होना चाहिए. अदर वे इज, यस यू आर परफेक्टली राइट, अदर वे इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और अगर हम लोग इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो
both types of organisms are there. There may be monoecious, there may be dioecious, and these organisms, they are provided with definitely testes and definitely the ovaries, and they are going to produce sperm and egg, and they are going to carry out the fertilization, and that very fertilization is always external, right? And this particular externally fertilized zygote then transform into larvae, and larvae have got a very very special structures. इसके लिए आप इस particular image को देखें, और इस particular larvae का नाम मेरे पास क्या है, Bipinnularia larvae, और ये swim करेगा after some time, और it may give rise to a static organism और may give rise to a very active organism. ये depend करता है ज़ाहिर स्पीशीज के ऊपर, और इससे प्रोड्यूस होंगे ज़ाहिर है न्यू ऑर्गेनिज्म दैट विल डेफिनेटली एड कलर्स टू द बॉटम ऑफ द ओशन. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, और उसके रिजल्ट में ज़ाहिर है क्या डेवलप होंगे हमारे पास जाइगोट, और ये जाइगोट फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इधर इनटू बाइपिन्नेरिया लार्वी और ब्रैक्यूलेरिया लार्वी. और ये वाली लार्वी जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि दे आर डिजाइन टू ईट एंड ईट, ये सिर्फ खाने पीने के लिए पैदा होते हैं, और उसके बाद ज़ाहिर है दे आर देयर टू ओवरकम द स्टॉप ओवर स्टेज, और फिर डेवलपमेंट को कंटिन्यू करेंगे, और फिर उसके बाद ये प्रोड्यूस होगा इधर इनटू अ सेसाइल ऑर्गेनिज्म और टू अ वेरी वेरी एक्टिव यू कैन से प्रेडेटर. ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म की कौन सी स्पीशीज है, और इस तरह प्रोड्यूस हो जाएंगे क्या, नए ऑफस्प्रिंग्स ऑफ दैट वेरी ऑर्गेनिज्म. सो दैट्स इट फॉर टुडे. अब इस पर्टिकुलर ग्रुप की ज़ाहिर जो बहुत सी बातें बाकी रह गई हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट इज देयर एवोल्यूशनरी स्टेटस, फिर उसके बाद के ये रीजनरेशन कैसे हमारे पास कर रहे होते हैं, और फिर कि व्हाई वी हैव प्लेस्ड देम वेरी क्लोज टू कोऑर्डिनेट्स, और ये सारी की सारी बातें और बहुत कुछ इस फाइलम के बारे में इंटरेस्टिंग वो लेके आप लोगों से हाजिर होंगे इंशाल्लाह कल, इसी दुआ के साथ कि आप अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें. आई वुड लाइक टू से यू अल्लाह हाफिज़.